नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हम जो इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं वह होता है 21-22, मतलब लास्ट ईयर हमने कितना प्रोग्रेस किया, हमारा इकोनॉमी कितना ग्रोथ किया, कितना डाउन हुआ, ठीक। और अगर हम यहीं बजट पढ़ने जाएं तो हम अगर इस साल का बजट अगर देखें तो वो हम पढ़ेंगे 2022 और 23, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि बजट हम 2022-23 का पढ़ते हैं और इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का, ठीक है। बजट एक अनुमान होता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में हम कितना खर्च करने वाले हैं, और इकोनॉमिक सर्वे जो खर्च हो चुका है और हमारे इकोनॉमी ने हमारी अर्थव्यवस्था ने कितना ग्रोथ किया है, क्या उसका कंडीशन रहा है, वो दिखाता है, ठीक है। तो हम अभी पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। तो सबसे पहले देखते हैं जीएसडीपी में योगदान। जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट का, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा है 3 क्षेत्र होते हैं मुख्यतः। इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि कौन से क्षेत्र में कितना ग्रोथ रहा, जीएसडीपी का कितना योगदान रहा, कितना ग्रोथ रहा। और अगर आप पीएससी का एक पैटर्न देखेंगे तो पीएससी थोड़े डीप में क्वेश्चंस करते हैं। तो वहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि हुआ, कौन से वर्ष में ऋणात्मक वृद्धि हुआ। तो हम वो सब कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए क्षेत्र वाइज देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक, मतलब कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। अगर स्थिर, ये जो हम डेटास देख रहे हैं वो स्थिर मूल्य के हैं और क्वेश्चंस भी स्थिर मूल्य के डेटास पे आधारित पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कृषि क्षेत्र में कितना रहा जीएसडीपी में योगदान, 16.73%, ठीक। कितना रहा कृषि क्षेत्र में स्थिर मूल्य का, 16.73। उद्योग का 50.61 और सेवा क्षेत्र का 32.66%, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक। कैसे याद रखेंगे? 16, 50, 32, ठीक है। पहले आप ये मेन डेटा याद रखिए, बाद में उसका जो पॉइंट के बाद है वो याद रखिएगा, ठीक है। 16, 50, 32, अब 2-3 बार ऐसा रिलेट कंटिन्यू करेंगे तो वो याद हो जाएगा, ठीक। 16, 50, 32 कृषि, उद्योग और सेवा, ठीक है। फिर देखिए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक। कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, उद्योग में कितनी वृद्धि हुई है और सेवा में, तो उसे हम देखते हैं। कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, 3.88%, ठीक है। ये सभी प्रतिशत में है, कितना है, 3.88%। उद्योग में 15.44%, ठीक है। अब ये बोलोगे कि इतना ज़्यादा वृद्धि हुआ है, हाँ, क्योंकि कोविड जब महामारी आया था 2020-21 में, तब उद्योग सेक्टर में काफ़ी नुकसान हुआ था, है ना, काफ़ी गिरावट आई थी। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ और इकोनॉमिक ग्रोथ करना स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ था उद्योग सेक्टर में, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा है, ध्यान में रखेगा। कृषि क्षेत्र में है 3.88, उद्योग क्षेत्र में है 15.44 और सेवा क्षेत्र में 8.54, ठीक है। फिर देखते हैं कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष रहा और सर्वाधिक गिरावट किस वर्ष हुआ, ठीक है। तो वृद्धि हुआ है 2016-17 में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि क्यों हुआ था, क्योंकि कृषि का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था, ठीक है।
एक्सेस उत्पादन हो गया था, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो जीएसडीपी में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ था। और वहीं अगर नकारात्मक वृद्धि देखें तो 2015 और 16 में 2 बार ऐसा रहा है जहां नकारात्मक वृद्धि दर देखा गया है। कहाँ? कृषि क्षेत्र में देखा गया है। ठीक है, तो ये तीनों डेट याद रखिएगा कि कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक और सकारात्मक वृद्धि दर रहा है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 2015, 16 और 17, तो माइनस, प्लस और माइनस। कैसे? 2 बार माइनस है, बीच में प्लस है। ठीक, आपको डेट कौन सा याद रखना है? 2015, 16, 17, 15, 16, 17। ठीक है, 15 में माइनस में रहा, 16 में प्लस में रहा और 17 में माइनस में रहा। ठीक, तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, तो सर्वाधिक वृद्धि कब हुआ? 2016-17 में। ठीक, तो 15, 16, 17 ऐसे याद रखेंगे, ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं उद्योग क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि 15.4%, 4% हुई। और अगर देखें कि सकारात्मक वृद्धि सबसे ज़्यादा वृद्धि कब हुई थी, तो 2018-19 में हुआ था। ठीक है, 2018-19 में। और ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी पिछले वर्ष, जब कोविड-19 का था, पेंडेमिक चल रहा था, तो उस समय सारे उद्योग बंद थे, तो ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। अब ये पहली बार ऐसा हुआ था कि उद्योग सेक्टर में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, इसलिए इसका डेटा भी याद रखिएगा और 2021 का डेटा भी पूछा जा सकता है, तो ये दोनों डेटा आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो 2021 में क्या है? उद्योग सेक्टर में कब कितनी ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? -3.89%। ठीक है, इतनी ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी कब? 2020-21 में। ठीक, अब देखते हैं सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में जो सकारात्मक वृद्धि है कब हुआ था? 18-19 में। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि उद्योग और सेवा दोनों क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि हुआ था 18 में। ठीक है, 2018 में। ठीक, और अभी वर्तमान में 21-22 में भी सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, जो कि है 8.54%। ठीक है, तो इसे जरूर पूछ सकता है, मतलब अभी पूछ सकता है कि सर्वाधिक वृद्धि कब हुआ, तो सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है अभी वर्तमान में 2021-22 में। ठीक, और ऋणात्मक वृद्धि कब हुआ था? ये पिछले ही साल, मतलब 2021 के फाइनेंशियल ईयर में कितना हुआ था? -61%। ठीक है, इतना ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि कृषि क्षेत्र में स्थिर मूल्य पे जीएसडीपी में योगदान कितना है? कृषि उद्योग और सेवा 16-50-32। ठीक है, 16-50-32। वृद्धि कितना दर्ज की गई पिछले वर्ष की तुलना में? 3%, 15%, 8%। आप पहले ये याद रखिएगा, उसके बाद पॉइंट वाला याद रख लीजिएगा। ठीक है, 3, 5, 18, 3, 5, 15, 18, 3, 15, 18, सॉरी 3, 15, 8। ठीक है, 3, 15, 8। ठीक, ऐसे आप कंटिन्यू याद रखेंगे, ध्यान में रहेगा 3, 15, 8। ठीक है, और कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि और नकारात्मक वृद्धि कब हुआ? तो कृषि के लिए याद रखिएगा 15, 16, 17। ठीक है, 15 में माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है, ऋणात्मक हुआ था 15 और 17 में। सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी 2016 में। ठीक है, और उद्योग सेक्टर में देखें, उद्योग और सेवा क्षेत्र में दोनों का डेट सेम है, आपको एक ही डेट याद रखना है, 2018 में। 2018 में सर्वाधिक वृद्धि हुआ था उद्योग और सेवा क्षेत्र में, और ऋणात्मक वृद्धि 2020-21। ठीक है, एक ही डेट है यहाँ पे, 2018 और 2020। 2018 में ऋणात्मक वृद्धि और सकारात्मक वृद्धि, और 2020-21 में ऋणात्मक वृद्धि हुआ था। ठीक है, तो ये तो 20-21 का आप इजीली गैस कर सकते हैं, क्योंकि उस समय कोविड का टाइम था, तो सभी को लॉस हुआ था। ठीक, और वृद्धि कब हुआ था? 18-19 में। ठीक है, दोनों सेक्टर में। ठीक, अब सेवा क्षेत्र में अभी इस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है 2021-22 में। ठीक है, तो एक बार 18-19 में हुआ था, अब 2021-22 में भी हुआ है। इस चार्ट को आप बार बार रीड करिएगा, 16, 50, 32, 3, 15, 8। ठीक है, ऐसा करके आप याद रखिएगा, बाद में उसके पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं, पॉइंट के आगे जो भी दिया है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सकारात्मक वृद्धि, ऋणात्मक वृद्धि दर, ये भी पूछे कब हुआ था, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, और लास्ट ईयर के ये जो 2020-21 के बताया है उसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस चार्ट को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुल जीएसडीपी या आर्थिक विकास दर। अब कुछ लोग
स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि जीएसडीपी, टोटल जीएसडीपी क्या है और आर्थिक विकास दर क्या है, तो दोनों सेम रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो कृषि, उद्योग और सेवा, ये तीनों क्षेत्र को मिला दिया जाए तो अपना क्या आ जाएगा, कुल जीएसडीपी। मतलब इससे हमारे स्टेट का आर्थिक विकास दर, ठीक है, ये कितना है यह पता चलेगा। यह भी स्थिर भाव में बताया गया है। तो देखिए पहले छत्तीसगढ़ का देखते हैं, फिर इंडिया का। छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में देखा 21-22 में देखा जाए तो आर्थिक विकास दर कितना है, 11.54%। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक, सर्वाधिक अभी आर्थिक विकास दर का कितना रहा है, 11.54%, ठीक है, 21-22 में। और ऋणात्मक कब रहा है, 20-21 में। ये तो हमने देखा ही, उद्योग और सेवा क्षेत्र में भी 20-21 में ऋणात्मक रहा है। और टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, यह भी 20-21 में ऋणात्मक रहा था। कितनी रहा था, पहली बार ऋणात्मक रहा था, इंडिया में भी और छत्तीसगढ़ में भी, दोनों में, ठीक है। तो पहली बार ऋणात्मक कितना रहा था, -1.73%, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये डेटा और ये भी, इसलिए मैंने दोनों लिखा है, ठीक है। 20-21 में ऋणात्मक हुआ था पहली बार, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कितना हुआ था, -1.37%, ठीक। और इंडिया में कितना था, -7.3%, ठीक। तो ये दोनों माइनस में था, -1.37% छत्तीसगढ़ में, और इंडिया में था -7.3%, ठीक। 21-22 की बात करें तो देखा 11.54 अभी हुआ। वर्तमान में कितना ग्रोथ रेट, सर्वाधिक ग्रोथ रेट दर्ज किया गया है, ठीक है, कितना, 11.54। और इंडिया की बात करें तो 9.2%, ठीक है। दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये चार्ट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो अभी कितना है ग्रोथ रेट छत्तीसगढ़ में, पूछा जाए 21-22 में, आप डेट याद रखिएगा, ठीक है। कौन से ईयर का पूछ रहा है वो याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी पूछ देता है 20-21 का और दोनों डेटास दे देते हैं। तो हमने क्या देखा हुआ है, 11.54, तो ऐसे एक्साइटमेंट में वो गोला लगा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, तो ध्यान से आप पढ़िएगा, उसके बाद टिक कीजिएगा, ठीक है। 21-22 में है 11.54% छत्तीसगढ़ में, और इंडिया में है 9.2%। और 20-21 में दोनों में माइनस में रहा था 1.37% और 7.3%, ठीक है। अब देखें, अगर जीएसडीपी मतलब टोटल आर्थिक विकास दर सर्वाधिक कब रहा था, सबसे ज़्यादा कब रहा था, तो 2016 में 12.13%। ये परसेंट याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ये याद रख सकते हैं कि 2016-17 में हमारे छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रहा था, ठीक है, 16-17 में, ठीक। अब आगे देखते हैं पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, स्थिर मूल्य में कितनी है, 1,18,419, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1,18,419 रुपये, ठीक है। ये मतलब पर टोटल पॉपुलेशन से निकालते हैं, है ना, प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट किया जाता है कि एक व्यक्ति की यहाँ कितना अर्न करता है, ठीक। तो वो है 1,18,419, ध्यान में रखिएगा, 1,18,419, ठीक। और इंडिया का है 1,50,326 रुपये, ठीक, 1,50,326। तो पर कैपिटा इनकम यहाँ से भी पूछता है डायरेक्ट, छत्तीसगढ़ का कितना है, 1,18,419, 1,18,419, ठीक है। और इसमें वृद्धि दर्ज की गई है पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष लगभग 82,000 के आसपास था, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय 82-88,000 के आसपास था। अभी बढ़कर कितना, 11.9% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, 11.9%। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक। तो पर कैपिटा इनकम 1,18,419 और इंडिया का है 1,50,326। वृद्धि कितनी दर्ज की गई है, 11.9%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोक वित्त। अब लोक वित्त की बात करें, मतलब जो जनता के ऊपर कितना खर्च हुआ है, लोक वित्त उसे कहते हैं, मतलब लोगों के लिए खर्च किया जाने वाला पैसा, ठीक, आसान शब्दों में इसे वही कहते हैं। अब देखते हैं कुल राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति मतलब सरकार को जितने राजस्व से प्राप्ति होती है, इनकम होती है, वो कितना है, 79325 करोड़ रुपीज़। कितना है, 79325 करोड़ रुपीज़ है, ठीक। ध्यान में रखिएगा, राजस्व प्राप्ति कितनी है, 79325 करोड़ रुपीज़। अब देखिए
कुल राजस्व में क्या क्या शामिल होता है? एक तो होता है कर राजस्व, दूसरा होता है गैर कर राजस्व। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में भी राजस्व में दो चीज़ शामिल है, कर राजस्व, दूसरा गैर कर राजस्व। अब इस कर राजस्व में भी दो प्रमुख मदें शामिल होती हैं। कौन कौन सी? एक तो प्रमुख जो जिसका योगदान होता है वो राज्य का स्वयं का कर राजस्व, मतलब राज्य सरकार अपने कर से कितना राजस्व प्राप्त करती है वो, और दूसरा है केंद्रीय कर में राज्य का अंश। ठीक है, केंद्रीय कर में राज्य का अंश। ठीक है, तो कर राजस्व में दो चीज़ें शामिल होती हैं। कौन कौन से? राज्य का स्वयं का कर राजस्व और केंद्रीय कर में राज्य का अंश। ठीक, तो हम देखते हैं कर राजस्व कितना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कितना है हमारा कर राजस्व? या तो आप एक मिनट, कर राजस्व आप देख लीजिए डेटा 48425 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, ये सारे जो डेटा है करोड़ रुपीज़ में है। ठीक है, 48425 करोड़ रुपीज़ है, जो कि 61% है। किसका? इसका। ठीक है, 61% है हमारा कर राजस्व, कुल राजस्व का। ठीक है, इसमें वृद्धि दर्ज की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 17.11%। ठीक, अब ऐसा बोल सकते हैं कि 17 मतलब खतरा टाइप से वृद्धि हुआ है। किस में हुआ है? कर राजस्व में। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं किस में वृद्धि हुआ है? खतरा टाइप से 17% मतलब कर राजस्व में वृद्धि हुआ है। ठीक, फिर देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी पूछता है। आप थ्योरी पोर्शन अगर छोड़ देते हैं तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कर राजस्व में सरकार द्वारा कौन से राज्य के कर राजस्व में प्रमुख योगदान कौन सी मदों का होता है? ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, पीएससी लेता है एग्जाम, उसमें पूछा भी गया था, तो वो ध्यान में रखिएगा। राज्य का स्वयं का कर राजस्व। ठीक है, तो कर राजस्व में प्रमुख योगदान कौन से मद का रहता है? राज्य के स्वयं का कर राजस्व। ठीक है, जो कि 53% है। परसेंटेज ना भी याद रखो तो चलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। राज्य का स्वयं का कर राजस्व में प्रमुख योगदान देता है। दूसरा है केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा कितना है? 46%। ठीक है, तो इसमें याद करने वाला कौन सा है? ये वाला डेटा। ठीक है, 17.11%। ठीक, अब देखते हैं सेकेंड है गैर कर राजस्व। ये कितना है? 30,900 करोड़ रुपए। ठीक है, गैर कर राजस्व से कितनी प्राप्ति हुई है? 30,900 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रमुख, इसमें गैर कर राजस्व में भी कुछ मदें शामिल होती हैं, जिसमें प्रमुख है केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि गैर कर राजस्व में कौन सी मद का हिस्सा सर्वाधिक होता है? तो केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान। ठीक, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं कि केंद्र सरकार से राज्य को जो अनुदान प्राप्त होते हैं, मतलब जो पैसा प्राप्त होता है, जो वित्त प्राप्त होता है, उसका हिस्सा ज़्यादा रहता है। ठीक है, जो कि अभी कितना है? 70% है। ठीक, तो ये ध्यान में रहेगा। हमने क्या देखा? लोक वित्त में राजस्व प्राप्ति कितना करोड़? 79,325 करोड़ रुपीज़। कितना? 79,325 करोड़ रुपीज़। राजस्व प्राप्ति दो प्रकार से होती है, एक तो कर राजस्व से, दूसरा गैर कर राजस्व से। कर राजस्व से प्राप्ति कितना हुआ है? 48,425 करोड़ रुपीज़, जो कि 61% है। इसमें वृद्धि कितनी दर्ज की गई है? 17.11%। ठीक है, इसमें दो मदें शामिल किया गया था, राज्य का स्वयं का कर राजस्व और केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा। वहीं दूसरी ओर है गैर कर राजस्व, जो कि 30,900 करोड़ रुपीज़ है, जिसमें सर्वाधिक प्रमुख मद कौन सा है? केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राजस्व प्राप्ति, अगर हम राजस्व प्राप्ति में राजस्व व्यय को घटा दिए तो हमें क्या प्राप्त होगा? घाटा। मतलब हमें इनकम कम हुआ है और हम उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा? घाटा होगा। ठीक है, तो ये घाटे का जो अमाउंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा। राजस्व प्राप्ति कितनी है अपने? 79,325 करोड़। और राजस्व व्यय कितना कर दिया हमने? आय से ज़्यादा व्यय कर दिया। कितना? 83,027। ठीक है, कभी कभी ये मद पूछ लेता है, तो ध्यान में रखिएगा। एक बार डेटा आप आँखों से देखो ना, तो कहीं कहीं पे वो रिफ्लेक्ट होता है अगर आप एग्ज़ाम में जाएँ तो। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। पर सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा कौन सा है? ये हमें अभी इस वर्ष 2021-22 में कितने राजस्व घाटा हुआ है? तो 3,702.13 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। ठीक है, ये माइनस में है, 3,702 करोड़ रुपए। ठीक, कितना घाटा हुआ है? 3,702 करोड़ रुपए घाटा हुआ है। कौन सा घाटा? ये राजस्व घाटा है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अभी राजस्व घाटा कितना हुआ है?
3,702 करोड़ रुपए। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए हमने राजस्व व्यय अधिक क्यों हो गया, क्योंकि हमें कौन कौन से व्यय करने पड़ते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक राजस्व व्यय कौन से मद में किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा राजस्व व्यय किया जाता है कहाँ होता है, एक्सपेंसेस पेंशन में, उसके बाद ब्याज भुगतान है, उसके बाद है वेतन भत्ता। ठीक है, तो सर्वाधिक राजस्व व्यय कौन सा मद की भुगतान करने में होता है, मतलब लोगों को पेंशन देने में ही सरकार का राजस्व सर्वाधिक लग जाता है। ठीक है, तो पेंशन, उसके बाद है ब्याज भुगतान, फिर है वेतन और भत्ते। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है राजस्व घाटा का अमाउंट 3,702 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए खनिज राजस्व। खनिज क्या होते हैं, मिनरल्स आप जानते हैं। ठीक है, उससे हमें कितना राजस्व प्राप्त होता है, तो कुल खनिज राजस्व आय। अब देखिए हमने अभी तक डेटा पढ़े थे 2021-22 के, है ना, वो हमें अवेलेबल थे। अब देखिए ये खनिज राजस्व का जो डेटा है 2020-21 का है। ठीक है, इसलिए मैं डेट को बार बार आपको ईयर को बार बार मेंशन कर रही हूँ, ध्यान में रखिएगा, ये 2021 का है। ठीक है, तो ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे में ही दिया गया है। ठीक, तो अभी यही डेटा अवेलेबल है, तो हमें यही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, देखिए खनिज राजस्व 2020-21 में उससे कितना आय हुआ है, 5517 करोड़ रुपीज़। कितना, 5517 करोड़ रुपीज़, 5517 करोड़ रुपीज़। ये क्या है, खनिज राजस्व पूछता है। ठीक है, खनिज राजस्व, कुल खनिज राजस्व से कितना आय हुआ है, तो हुआ है 5517 करोड़ रुपीज़ कुल खनिज राजस्व। ठीक, 5517 करोड़, 5517 करोड़। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इतने सारे डेटा हैं तो कैसे याद होंगे, ये आप इजीली याद कर सकते हैं। चार्ट जो मैंने पहले चार्ट बताया, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद एक एक करके ये एक बार आप रीड करते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद होते जाएगा। ठीक है, देखिए खनिज राजस्व, टोटल खनिज राजस्व कितना है, 5517 करोड़ रुपए। अब इसे भी दो भाग में बांटा गया है, एक तो मुख्य खनिज होता है, एक गौण खनिज होता है। ठीक है, मुख्य खनिज निकालते वक्त कुछ और अन्य खनिज की प्राप्ति होती है, इस गौण खनिज कहते हैं। तो मुख्य खनिज का हिस्सा कितना है, 95% और गौण खनिज 5% होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मुख्य खनिज कितना, उसका मुख्य खनिज से कितना आय हुआ है, तो 4676। ये जो है ना 55-17 में मुख्य खनिज का हिस्सा कितना है, 4676, याद रखिएगा। ठीक है, 4676 करोड़ रुपये। ठीक है, ठीक, वर्ष 2021 में भारत में उत्पादित खनिज के कुल मूल्य में राज्य का योगदान कितना है, मतलब भारत में जितने खनिज उत्पादन होते हैं उसमें राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य का कितना योगदान है, 17%। ठीक है, 17% योगदान देता है किसमें, खनिज राजस्व में, खनिज। ठीक है, खनिज उत्पादन में। ठीक, याद रखिएगा, खनिज के मूल्य में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है, 17%। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट एक और पॉइंट है, छत्तीसगढ़ को खनिज के दोहन से प्राप्त राजस्व। अब छत्तीसगढ़ में जितने भी राजस्व प्राप्त होते हैं, राजस्व आय की प्राप्ति होती है, उसमें 27% राजस्व किससे प्राप्त होती है, खनिजों के दोहन से। ठीक है, हमें राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है, हमने देखा था 79325 करोड़ रुपीज़, ये वाला, ये राजस्व प्राप्ति है। ठीक है, ये डेटा, इसमें जो खनिज राजस्व का हिस्सा है, ठीक है, वो कितना है, वही बताया गया है, कितना है, 27%। ठीक है, अब आगे देखते हैं खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है, 2021 की बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्पादन में छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन, ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कोयला। कौन से खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो कोयले का कितना उत्पादन होता है, 1,30,770 टन। ठीक है, ये टन में है। ठीक है, 1000 टन में है। कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है, परसेंटेज में देखें तो 21%। उसके बाद है लोहा, फिर चूना, फिर बॉक्साइट और टीन। टीन का तो पता है, छत्तीसगढ़ एकमात्र स्टेट है जहां टीन का उत्पादन होता है। ठीक है, 100% उत्पादन होता है। और इसका अभी वर्तमान में जो है उसका जो भंडारण कितना है, मतलब उत्पादन कितना हुआ है, 13,673 kg। ठीक है, ये kg में है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, टीन का kg में है। ठीक, 13,673। और कोयले का उत्पादन कितना है, 1,30,770 टन। ठीक, अब देखिए
ये तो उत्पादन हो गया। अब देश में कोयले का भंडारण कितना है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। संपूर्ण देश में छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडारण 18% है, ठीक है। अगर देश में देखें, देश के हिसाब से देखें तो पूरे संपूर्ण देश में 18% कोयला कहाँ से उत्पादित होता है, भंडारित है, भंडारण कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। भंडारण है 18% और लोहा का भंडारण है 22%, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो प्रमुख यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ कि हमारा जो प्रमुख खनिज है यहाँ क्या है, कोयला, फिर लोहा, फिर चूना, बॉक्साइट, फिर टिन, ठीक। आगे देखते हैं, विगत 3 वर्षों में बेरोजगारी दर, ये कुछ अलग नोट है, ठीक है। ये हमने जो जितने डेटास हैं खनिज और ये सब वाले कवर किए हैं, इसे आप रिवाइज करेगा तभी आपको ध्यान में रहेगा, ठीक। ये एक नोट है, विगत 3 वर्ष में बेरोजगारी दर 22% से घटकर 1.7% हो गया है। ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितना है, 1.7% है, जो हम न्यूनतम बेरोजगारी दर वाले राज्य में शामिल हो गए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर कितना है, 1.7%, ठीक। 22.2% से घटकर कितना हो गया है, 1.7%, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ अदर है, विद्युत एवं आधारभूत संरचना, इसके बारे में क्या बताया गया है कि जीएसडीपी में विद्युत गैस जल आपूर्ति के क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, तो कितना रहा है, 9% योगदान रहा है। आपको मैं जो डेटा आपको हाईलाइट कर रही हूँ ना, आप वही पढ़ लीजिएगा, इतना इनफ होगा, ठीक। तो जीएसडीपी में विद्युत गैस जल आपूर्ति क्षेत्र का योगदान 21-22 में कितना रहा है, 9.77% रहा है, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी क्षमता 31 अक्टूबर 2021 में कितनी क्षमता रही है, तो देखिए हमारे जो उत्पादन क्षमता है कौन कौन सी है, एक तापीय विद्युत है, ठीक है, एक तापीय विद्युत है, एक जल विद्युत है। तो तापीय विद्युत पता है सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है कितना, 2840 मेगावाट, ठीक है, 2840 मेगावाट, ठीक। उसके बाद है जल विद्युत 138 मेगावाट और अन्य सह उत्पादन है 6 मेगावाट, ठीक है। तो टोटल इस प्रकार टोटल उत्पादन क्षमता कितनी है छत्तीसगढ़ की, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है, उत्पादन क्षमता कितनी है, 2984 मेगावाट, ठीक है। कितना, 2984 मेगावाट, 2984.7 मेगावाट, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। और डिस्क्राइब करें तो 2840 तापीय विद्युत से होता है और 138 जल विद्युत से, 6 अन्य सह उत्पादन। तो ये ध्यान में रखिएगा कितना, 2984, ठीक है। क्या है यह, विद्युत उत्पादन क्षमता छत्तीसगढ़ की, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है, राज्य गठन के समय विद्युत उत्पादन क्षमता कितना था, 1360 मेगावाट, अभी कितना हो गया है, 2984 मेगावाट। कितने वृद्धि हुआ है, 119% की वृद्धि दर्ज की गई है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1360 पहले था जब राज्य गठित हुआ था, अब कितना है, 2984, कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, 119% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उपलब्धियाँ हैं, ठीक, कुछ उपलब्धियां हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने 69% PLF के साथ स्टेट सेक्टर में तृतीय स्थान पर रहा। ये पूछता है, ठीक है, कि 2021 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन में कौन से स्थान पर रहा, तो तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में अक्टूबर की रिसर्च के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड 68.33 के साथ स्टेट सेक्टर में चतुर्थ स्थान पर रहा, ठीक है। यहाँ पे कौन से स्थान पे रहा, चौथे स्थान पे रहा है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान में रखने वाला बात है कि 20-21 में तीसरे स्थान पे रहा था, अभी 21-22 में चौथे स्थान पे रहा है। तो ध्यान में रखिएगा कौन सा ईयर से आपको पूछ रहा है, ठीक है। चौथे स्थान पे रहा है, पहले 20-21 में तीसरे स्थान पे था। फिर देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को मेसर्स मिशन एनर्जी फाउंडेशन महाराष्ट्र द्वारा बेस्ट वाटर मैनेजमेंट इन हैंडलिंग 2021 में विनर अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। किस में हुआ है, वाटर मैनेजमेंट में हुआ है, ठीक, वाटर मैनेजमेंट में हुआ है, विनर अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर वाले को,
क्या मिला है? बेस्ट वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है 1 ये ऐसा है 500 मेगावाट कोरबा पश्चिम विस्तार को मेसर्स मिशन एनर्जी फाउंडेशन महाराष्ट्र द्वारा पावर परफॉर्मर्स 500 मेगावाट कोल इन थर्मल पावर 2021 कैटेगरी में अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, कोरबा पश्चिम को भी अवार्ड प्राप्त हुआ है 2021 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है 2 × 250 मेगावाट, मतलब 250 मेगावाट के 2 प्लांट, ऐसा है इसका कहना। ठीक है, इसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह को मेसर्स काउंसिल ऑफ एनवायरमेंट एक्सीलेंस मुंबई एक्सीलेंस इन एनर्जी एफिशिएंसी इन कैटेगरी IPP कोल 250 से 500 मेगावाट कैटेगरी में रनर अप का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये कह रहा है रनर अप रहा है, और ये वाले कैटेगरी में कोरबा पश्चिम वाला में अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, विनर्स अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, इसे आप रीड करिए, इंपॉर्टेंट है। डेटास को पूछा जा सकते हैं, डेटास कन्फ्यूज़न होता है डेटा में कौन से कितने हैं, तो आप बेहतर है कि एक बार बार पढ़िए तो जल्दी याद होगा। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे लोगन सब केंद्र और राज्य सरकार में सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में ड्यूटी स्टार्ट 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। का सरकारी नौकरी करना चाहत हो तो गूगल पे तो गोविंद साहू डाउनलोड करो और आज से अपन तैयारी चालू रखो।